नमस्कार मित्रों, मैं मालती मिश्रा मेहंती आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी नई कहानी माँ बिन मायका के साथ। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सब्सक्राइब आइकन दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वही बरामदा है और बरामदे में बिछा हुआ तख्त भी वही है जो आज से कई साल पहले भी हुआ करता था, और उस पर बैठी देविका आज भी अपने मायके से ससुराल जाने को पहले तैयार बैठी थी। पर आज यहाँ के दृश्य के साथ साथ रिश्ते, रिश्तेदार, भावनाएं और सोच सब बदल चुके थे। 2 साल पहले जब वह यहाँ से विदा हो रही थी तब माँ को बीमार हालत में छोड़कर जा रही थी। जाते जाते बार बार अपने भाइयों से, भाभियों से गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि माँ की तबीयत की खबर उसे देते रहें। सबने उसे सांत्वना भी दिया था। बाबूजी से भी यही कह कर गई थी, पर तबीयत की खबर देना तो दूर, माँ इस दुनिया को ही छोड़ गई और किसी ने उसे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। वह जब भी मायके आती तो माँ उसे इसी बरामदे में या बाहर चौक में बैठी मिलती, क्योंकि उसके आने का समय सुबह का ही होता था और अक्सर वह सर्दियों में ही आती थी। तो माँ कभी अलाव के पास बाबूजी के साथ बैठी हाथ सेंकती मिलती, तो कभी चाय पीती या कुछ और काम करती हुई। वह जैसे ही बड़े से गेट पर आकर खड़ी होती थी तो माँ बाबूजी उसे स्तब्ध होकर ऐसे टकटकी लगाए देखते जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। उन्हें लगता कि अगर वो पलकें झपकाएंगे तो वह गायब हो जाएगी। जब उन्हें उसके आने का पूरी तरह विश्वास हो जाता तो माँ अपने घुटनों के दर्द को भूलकर वहाँ से उठकर तेजी से चलकर आने की कोशिश करती। उन्हें ज़्यादा ना चलना पड़े इसलिए वह भी जल्दी जल्दी चलकर माँ के पास पहुँच जाती और उनके गले लग जाती। माँ की बाहों में सिमट कर वह फिर छोटी सी बच्ची बन जाती। मन करता कि अब वह कभी उनसे अलग ना हो। फिर माँ उसका बैग उठाने के लिए बढ़ती, पर मैं खुद रख दूंगी ना, तुम परेशान मत हो, कहकर वह बैग उठाकर लाकर बरामदे में इसी तख्त पर रख देती थी। माँ अलाव के पास उसके लिए बिड़वा, जो सूखे पुआल से बैठने के लिए आसन बनता है, वह रख देती और किसी को पुराने घर पर भेजकर बहू को चाय नाश्ता लाने को कहलवा देती। वह जब तक यहाँ रहती माँ की दुनिया उसके और बच्चों के आसपास ही घूमती। वह कभी उसे अकेली नहीं छोड़ती। उसके बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं, उनको कुछ नया खाने का मन तो नहीं, बस हमेशा इसी तरह के हर तरह की कोशिश में लगी रहती ताकि शहर से आई उनकी बेटी और बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ घर में सभी हैंडपंप के ताज़े पानी से नहाते थे, पर देविका और बच्चों को पानी गर्म करके नहाने की आदत थी, इसलिए माँ ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाती थी और उनके नहाने के लिए खुद पानी गर्म करती थी। जब वह वापस जाने की बात माँ को बताती थी कि फला दिन को उसे जाना है, तो वह उससे उदास होकर पहले चुपचाप देखती, फिर कहती, क्या इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है? कुछ दिन और नहीं रुक सकती? रिजर्वेशन है माँ, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान होगा, कहकर वह नजरें झुका लेती। उस समय उनकी आंखों की बेबस नमी उससे सहन नहीं होती थी। उनकी आंखों में न जाने कैसी गहरी उदासी, शायद उसके लिए कुछ न कर पाने की छटपटाहट होती थी, जो कि देविका को भीतर तक हिलाकर रख देती थी। एक बार माँ ने कहा भी था कि नाना के खेतों के बिकने के बाद उसे भी 1 लाख रुपए देंगी और बाबूजी भी यहाँ प्रॉपर्टी में भाइयों के बराबर हिस्सा तो नहीं दे पाएंगे, पर कुछ रुपए ज़रूर देंगे, उसका अधिकार नहीं मारेंगे। तब उसने माँ से यही कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, रिश्तों में प्यार बना रहे, बस यही उसके लिए ज़रूरी है। पर माँ ने कहा, जो जिसका है वो तो देना ही है, हम ज़्यादा तो नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। पर उसने महसूस किया था कि माँ अपने बेटों के सामने उसके अधिकार की बातें नहीं कर पाती थी। कारण वह भी जानती है कि गांव में आज भी बेटियों को मायके में ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता।
इसीलिए माँ कहने में झिझकती थी, और यही कारण था कि उसने कभी भी नहीं सोचा कि वह भाइयों से हिस्सा ले। परंतु माँ तो बस ममता लुटाने पर आए तो सागर की गहराई कम पड़ जाए। लेकिन ममता के अधीन उनकी बेबस आंखें देखकर कभी कभी उसे माँ पर गुस्सा आता। मन करता कि कह दे कि जब इतना चाहती हो मुझे तो बेटों के बराबर अधिकार देने में और उनके समक्ष बोलने में डरती क्यों हो। लेकिन अच्छा ही है, कभी नहीं बोली। जिस दिन उसे वापस जाना होता तब बरामदे में रखे इसी तख्त पर बैठकर कपड़े बैग में रखती और माँ गुड़, मुरमुरे, अचार, घी और न जाने क्या क्या लाकर उसके लिए रखने लगती। तब उसे बार बार मना करना पड़ता था कि कैसे इतना सब कुछ ले जाएगी। उनका वश चलता तो वह तो गेहूँ, चावल, दाल सब बांध देती। उसी तख्त पर बैठी बहुओं के से सामान मंगवा कर रखती जाती। कभी कभी हाथ जंग के तह रुक जाते और उसे एकटक देखने लगती, जैसे उसकी छवि को आंखों में बसा लेना चाहती हूँ। फिर बाबूजी के दिए पैसे तो उसे देती ही, अपने पास जोड़ कर रखे 4-5 हज़ार रुपये उसे और देती। उस समय उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वह अपनी बेटी को न जाने क्या क्या और कितना दे देना चाहती हैं, पर फिर भी उन्हें कम लग रहा है। उसके बच्चों को गांव के कपड़े पसंद नहीं आएंगे, इसलिए उनके कपड़ों के पैसे अलग से और आशीर्वाद के पैसे अलग से देती थी। गांव में रहते हुए भी वह अपनी बेटी, दामाद और उनके बच्चों के लिए खुलकर खर्च करती थी। उसे लगता है शायद यही कारण होगा कि भाइयों ने माँ की बीमारी की खबर उसे नहीं दी। कहीं माँ ने उसे वह सब देने की बात कर दी जो वो देना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मना नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसको न बताने में ही भलाई समझा। उसे किसी अन्य से उनकी बीमारी की खबर मिली और वह भागती चली आई थी। भाई से तो जब भी फ़ोन पर बात होती वह हाँ माँ ठीक है कहता और उनके आसपास न होने का बहाना बनाकर बाद में बात करवाने का वादा करके फ़ोन रख देता और फिर दोबारा फ़ोन ही नहीं करता था। माँ इस दुनिया को छोड़ गई, पर उसके भाइयों ने उसे बताने की आवश्यकता नहीं समझी। उनकी 13वीं से 2-3 दिन पहले उसे पट्टीदार के ही किसी अन्य सदस्य ने फ़ोन करके बताया, अन्यथा वह इस बात से अनजान ही रहती। अब उसके सिर से ममता का साया हट चुका है। वह बहुत तड़पी थी। जितना माँ के जाने से रोई थी, उतना ही अपनी उपेक्षा के दर्द से बिलखी थी। जमीन, जायदाद, धन दौलत तो उसे कभी चाहिए ही नहीं थी, पर उससे तो उसके बेटी होने का अधिकार भी छीन लिया गया था और वह कुछ न कर सकी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह कभी नहीं जाएगी वहाँ। आखिर अब उसका है भी क्या वहाँ। माँ थी वो तो चली गई। फिर धीरे धीरे क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो उसने खुद को समझाया कि बाबूजी तो हैं, उसे जाना चाहिए उनके पास। आखिर वो भी तो अकेले हो गए होंगे, पता नहीं उनकी कैसी हालत होगी। उनसे पूछना भी तो है कि भाइयों ने नहीं बताया तो वो तो बता सकते थे। वह बाबूजी से मिलने अकेली आई और तब उन्हें वह अकेले इसी तख्त पर लेटे हुए पाया। उसे देखते ही बाबूजी रो पड़े थे और फूट फूट कर रोते देख देविका खुद को भी रोक नहीं पाई। वह भी रो पड़ी। बाद में उन्होंने बताया कि उसके भाइयों ने उनसे झूठ बोला था कि उन्होंने उसे माँ के गोलोक गमन की सूचना दे दी थी। उनको तो यही लगता था कि देविका सब कुछ जानने के बाद भी नहीं आई। उसने सभी को दोषी ठहराते हुए पहली बार कठोर शब्दों में फटकारा था। पहली बार घर की बड़ी बेटी होने के अधिकार से डांटा था। तब किसी ने फ़ोन खराब होने का, किसी ने फ़ोन न लगने का, किसी ने नंबर न मिलने का अविश्वसनीय बहाने बनाए थे। देविका को माँ के बगैर घर काटने को दौड़ता महसूस हो रहा था, जैसे अब वहाँ पर उसके लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि अब तो उसका एक भाई भी पुराने वाले घर से यहीं इस नए घर में रहने लगा था, ताकि रात को बाबूजी को अकेले न रहना पड़े। तब भी देविका के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था। जैसे पहले माँ उसका ख्याल रखा करती थी, इस बार बाबूजी ने रखा और उन्होंने भी वही दोहराया जो माँ कहा करती थी कि उसे उसका अधिकार ज़रूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह माँ की अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे और उन्होंने मौसी के बेटे से इसकी बात भी कर ली है। देविका को महसूस हुआ जैसे उसके बाबूजी के स्वभाव में पहले से कितना अधिक परिवर्तन आ गया है। माँ के रहने पर वह कभी पूछते भी नहीं थे
कि उसने खाना खाया या नहीं, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है, या शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पता होता था कि माँ खुद से पहले उसका ध्यान रखती थी, और अब माँ के अभाव में वह माँ के हिस्से की जिम्मेदारी भी स्वतः निभाने लगे। शायद उन्हें अपने बहू बेटों की लापरवाही का भी बोध था, इसीलिए वह ज़्यादा सजग हो गए थे। वापस जाने का समय आया तो फिर वही बरामदा और वही तख्त, पर वहाँ जल्दी जल्दी उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने को लालायित माँ नहीं थी। बाबूजी उससे 2 कदम की दूरी पर कुर्सी पर बैठे थे। वह अपने कपड़े बैग में रख रही थी। पास ही दोनों भाभियाँ खड़ी थीं, पर आज उसे भेंट में देने के लिए उनके पास चंद रुपयों के अलावा कुछ न था। जब भाभियों ने उसे पैसे देना चाहा तो उसने मना किया, पर बाबूजी की ओर देखकर उसे लगा कि उन्हें दुख होगा अगर वह खाली हाथ चली गई तो। इसलिए जब भाभी ने दोबारा आग्रह किया तो उसने चुपचाप रुपए पकड़ लिए। फिर बाबूजी ने भी अपनी जेब से रुपए निकाल कर उसे दिए तो उसे माँ की वही आदत याद आ गई, जब वह उनके दिए पैसों में अपने पास से भी पैसे मिलाकर उसे देती थी। उसने भरी आंखों से बाबूजी के धुंधलाते चेहरे की ओर देखते हुए चुपचाप रुपए ले लिए और भाई के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई। बाबूजी भी बाहर तक उसे छोड़ने आए और अपना और बच्चों का ख्याल रखने की हिदायत के साथ उसे आते रहने को कहा, और भाई ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोस्तों, आज इतना ही। कहानी का अगला भाग मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। तब तक आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।